हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे होंगे। जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो परीक्षा हुई है उसमें जो पेपर का जो लेवल था आपका कहीं ना कहीं थोड़ा टफ था। बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था और बहुत ज़्यादा मतलब कठिन नहीं था। कहीं ना कहीं जो पेपर है कठिन इसलिए बना था आपका, वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जा रहा है। मतलब जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बैक फुट पे जो आधार बने हैं उन पर जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पेपर जो है कठिन लग रहा था। तो जो परीक्षा की बात करते हैं हम लोग यूपीपीसीएस परीक्षा, उसमें जो पैटर्न है आपका कहीं ना कहीं यूपीएससी का दिया हुआ है। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं वो जो अप्रोच है यूपीएससी वाली, तो उसमें देखने को मिल रही है। तो घबराए नहीं, मतलब जितना भी सही है आप लोगों का उतना ठीक है। अगर पेपर कठिन है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी, अपने मुख्य विषय ज्योग्राफी पर, जो कि क्लास हमारी कल नहीं हो पाई थी, हमने आपको बताया था। जो आज की क्लास है ज्योग्राफी वो मैदान पर डिपेंड है। देखिए ये जो हम क्लास धीरे धीरे ले रहे हैं आप सभी की, बढ़ते हुए आगे चलेगी क्लास, क्योंकि अभी हम स्ट्रक्चर फॉर्म तैयार कर रहे हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में बात कर रहे थे, उसी में ये स्ट्रक्चर चल रहा है। ये जो मैदान का टॉपिक आएगा तो विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। विश्व के मैदान कहाँ कहाँ पर हैं, आपको चित्र बना करके भी बताएंगे मैप पर कि मैदान कहाँ कहाँ पर हैं। लेकिन अभी स्ट्रक्चर के लिए, पृथ्वी के निर्माण के लिए आप लोगों को समझना है कि मतलब मैदान होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें जान लेनी है, तो इसका ब्रीफ हमें थोड़ा बड़ा पता चलना चाहिए कि मैदान होता क्या है। तो मैदान की हम बात कर रहे थे, ये भी एक समतल भाग होता है। पठार भी आपको पता चला था कि मतलब उसका शीर्ष जो होता है समतल होता है, लेकिन मैदान का अधिकतम भाग समतल ही होता है। और ये समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, लगभग 150 के आसपास इसकी ऊंचाई होती है समुद्र तल से। जैसे कि हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं तो गंगा का मैदान यहाँ पर है, सभी को पता है। गंगा और यमुना के तटीय जो मैदान है हमारे यहाँ पर लखनऊ, हरदोई और इधर मेरठ से लेकर के इधर बलिया के साइड तक, वहाँ तक मतलब ये सब बांग्लादेश तक मतलब मैदान है। तो इसी क्रम में इन मैदानों को हम जानेंगे। सिंधु का मैदान इसी के अंतर्गत मतलब मैदानों की श्रेणी में आएगा। ह्वांगहो नदी जो चीन में है उसका भी मैदान कहीं न कहीं मैदान ही है। तो ये सभी मैदान हैं। इन मैदानों पर हम चर्चा करेंगे कि संरचनात्मक मैदान क्या होता है, निक्षेपणात्मक मैदान क्या होता है, इन पर चर्चा करेंगे। बात आती है आपके मैदान की, तो मैदानों के विषय में मैंने आपको बताया सामान्यतः ये कैसे होते हैं। जो मैदान है सामान्य रूप से, सामान्यतः ये कैसे होते हैं, ये भी आपको समतल नजर आते हैं। तो कैसे होते हैं? समतल होते हैं। हमने बात करी मैदान की, तो यहाँ पर मैदान की बात हो रही दोस्तों। तो मैदान होते कैसे हैं? मैंने आपको बता दिया कि समतल होते हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो गंगा का मैदान है, यमुना का बीच में जो दोआब है, वो सब क्या होता है, कहीं ना कहीं ये समतल मैदान है। इनकी समुद्र तल से जो ऊंचाई हुआ करती है, क्या समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 150 मीटर के आसपास होती है। कितनी होती है? 150 मीटर के आसपास। हम बात कर रहे थे समुद्र तल से ऊंचाई की। जब भी आप स्टेशन पे देखते होंगे एक बड़ा सा पीला वाला बोर्ड जो लगा रहता है, तो वहां पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो जैसे लखनऊ में देखेंगे आप तो 122, 23, 24 मीटर के आसपास है। हमारे वहां पर, जहाँ पर हमारा नजदीक स्टेशन है, वहां पर भी 123 मीटर के करीब है। तो जब हम देखते हैं कि मतलब समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, लगभग 150, 100 से 150, 75 से 150 के आसपास रहती है यहाँ पर, क्योंकि ये मैदान है और ये समतल है। यहाँ पर ऊंच नीच का तो है नहीं। अब होता क्या है, जो मैदान निर्मित होते हैं वो अधिकतर मैदान कैसे निर्मित होंगे, क्योंकि जो नदियां होती हैं, हमारे यहाँ का उत्तर भारत का जो मैदान है निर्मित है किससे,
कहीं न कहीं बालू और कंकड़ों से, और जो पत्थर, जो हिमालय पर्वत है उनके निक्षेपणों से लेकर के धीरे धीरे कंकड़ पत्थरों से होता हुआ आगे बढ़ा है। कहीं न कहीं जब नदियाँ अपना जो गाद होती हैं वो बहा करके लेकर आती हैं मैदानों में, और मैदानों में विसर्पण करने लगती हैं। ये विसर्पण आपने शायद नया शब्द सुना हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जब नदियाँ ऊंचाई से आती हैं, मान लिया ये नदी यहाँ से आ रही है और यहाँ पर अपना विसर्पण का मतलब होता है घुमावदार, तो ये विसर्पण करने लगी। तो विसर्पणों में ने होता क्या है, जब नदी ऐसे ऐसे घूमती है तो यहाँ पर इन साइडों में इसके कहीं ना कहीं जो होता है गाद छूट जाता है। इसका जो मिट्टी जो बहा करके लाती है वो मिट्टी छूट जाती है साइड साइड में। तो जब ये मिट्टी साइड साइड में छूट जाती है तो उस मिट्टी का होता क्या है, धीरे धीरे उसका जमा होता है। तो जब धीरे धीरे इस मिट्टी का जमाव होता है तो बहुत दूर से लेकर के मतलब आई हुई होती है मिट्टी, तो वो क्या होती है, कहीं ना कहीं उर्वर होती है, उपजाऊ होती है, तो वहाँ पर मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो वो मिट्टी जब धीरे धीरे परतदार रूप में जम जाती है तो क्या होती है, उसका वहाँ पर मैदानों का निर्माण होता है। तो आपको पता चला ना कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है। देखिए, जो अधिकतर मैदान हैं, चाहे विश्व के हों चाहे कहीं के भी हों चाहे हमारे पृथ्वी के हों, तो विश्व के जो अधिकतर मैदान हैं, जो अधिकतर मैदान हैं, जो मैदान हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है। मैदानों का निर्माण जो है नदियों द्वारा बहा करके लाए गए नदियों द्वारा बहाकर अपने साथ बहाकर लाती है ना नदियां, कंकड़ पत्थर बालू रेत के टीले, क्या नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कौन कौन सी चीजें होती इसके अंतर्गत। कंकड़ होते हैं, बालू होती है, पत्थर भी होते हैं उसमें। तो कंकड़ बालू पत्थर आदि के द्वारा क्या होता है, आदि के द्वारा क्या होता है, लाए गए कंकड़ बालू पत्थर आदि के द्वारा होता है। तो मैदानों का निर्माण किससे हो रहा है, के द्वारा होता है। आपको ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि जो मैदान है अधिकतर हमारे किससे निर्मित हैं, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कहीं न कहीं गाद से निर्मित हैं। वो गाद में क्या क्या होता है, उस गाद में कंकड़ होता है, बालू होता है, पत्थर होता है, और वो जो भूमि होती है वो उर्वर होती है। इन जो मैदानों की जो भूमि होती है, जो भूमि हुआ करती है, अधिकतर मैदानों की भूमि कैसी होती है, उर्वर होती है, जिसमें खेती लायक जमीन खूब अच्छी होती है, जिसमें जो कृषि होती है बेहतर होती है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैदान के एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। देखिए, वांगहो नदी है चाइना में, वांगहो नदी का जो मैदान है वो भी इसी का उदाहरण है। आपने सिंधु और गंगा का नाम तो जरूर ही सुना होगा, सिंधु का मैदान और गंगा, भारतीय हैं आप तो इनका नाम तो सुना ही होगा। तो ये जो सिंधु गंगा और आपका होंगहो नदी का मैदान आ रहा है, अन्य जो देशों में बहुत सारे मैदान हैं, उन मैदानों का जो निर्माण हो रहा है कहीं न कहीं नदियों के विक्षेपण के द्वारा लाए हुए गाद के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके कितने प्रकार के जो मैदान हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया सामान्यतः ये समतल होते हैं, आपको भी पता चल गया। और इनकी ऊंचाई समुद्र तल से जो है हमारी कितनी होती है, 150 मीटर के आसपास होती है। विश्व के अधिकतर मैदान का जो निर्माण हुआ है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए गाद के द्वारा, जिसमें कंकड़ पत्थर और बालू आदि के
कण होते हैं, टीले होते हैं, इनके द्वारा निर्मित होते हैं हमारे जो मैदान। ये मैदान अधिकतर मैदान क्या होते हैं, उर्वर होते हैं, और इनमें फांगहो नदी का मैदान, गंगा और सिंधु के मैदान एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं। जब हम बात करते हैं बनावट के आधार पर मैदानों का जो निर्माण होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बनावट के आधार पर मैदान का प्रकार। तो बनावट के आधार पर मैदानों के प्रकार। तो मैदानों के प्रकार कितने होते हैं, बनावट के आधार पर आप लोग देखेंगे तो वो कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये हम देखते हैं जब, तो ये कितने प्रकार के हैं आपको मैं बता रहा हूँ, 3 प्रकार के आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। इन तीनों प्रकारों को हमें अच्छे से जानना है और उसके बारे में समझ भी लेना है। पहले जो प्रकार के मैदान हैं आपके, उनको हम जानते हैं संरचनात्मक मैदान। संरचनात्मक मैदान कैसे होते हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं संरचनात्मक मैदान। इनको हम इंग्लिश में कह देते हैं स्ट्रक्चरल प्लान्स। स्ट्रक्चरल प्लान्स ये कैसे होते हैं, स्ट्रक्चरल मैदान कैसे होते हैं, आप देखते होंगे कहीं ना कहीं। 1 मिनट। तो ये जो स्ट्रक्चरल मैदान होते हैं वो कैसे होते हैं, आपने देखा होगा महाद्वीप, बड़े बड़े महाद्वीप हैं, स्थल होते हैं, उन महाद्वीपों में कभी कभी आप समुद्र के किनारे देखते होंगे, जो समुद्र का निमग्न तट होता है या महाद्वीप का निमग्न तट होता है, उसके आसपास का निचला वाला हिस्सा जो होता है उसके ऊपर उठ जाने, उसके नीचे उठ जाने दबने से, या तो वो निमग्न तट आप देख पाएंगे कैसे, जैसे मान लिया ये भारत का भाग है, यहाँ पर है समुद्र, यहाँ पर है स्थल, मान लिया ये स्थल है और ये क्या है, हमारा समुद्र है। हुआ क्या, यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया के दौरान हुआ क्या, यहाँ पर जो स्थल हुआ करता था थोड़ा सा ऊंचा उठ गया और ऐसा कुछ प्लेन बन गया, या यहाँ का स्थल इतना ऊपर उठ करके बाहर निकल आया, नीचे धंस गया और ये मैदान का निर्माण कर दिया। क्या बन गया, मैदान। तो समुद्र के आसपास के एरिया में कुछ ऐसी क्रियाओं के द्वारा, जैसे कि रन ऑफ कच्छ में ऐसा ही एक निर्माण उन्मज्जन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो वहां पर ऐसा होता है, देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, समुद्र के स्थल आसपास या महाद्वीपों के निमग्न तटों पर क्या होता है, महाद्वीपीय निमग्न तट, आप समझ रहे हैं ना, समुद्र के किनारे वाला जो इलाका होता है वो निचला वाला भाग, इन तटों को क्या हम कहते हैं, निमग्न तट कहते हैं। क्या होता है, महाद्वीपीय निमग्न तट के ऊपर अथवा भूमि के नीचे, ऊपर उठ जाए या नीचे अथवा भूमि के नीचे धंसने से बनी स्थलाकृति, धंसने से बनी स्थलाकृति मैदान। इन मैदानों का निर्माण जो होता है कैसे होता है, संरचनात्मक मैदान कहलाते हैं।
कैसे बन जाएंगे आपके, या तो वो वाला जो क्षेत्र है वो ऊपर उठ जाए या तो नीचे दब जाए। तो क्या बनेगा आपका, मैंने कहा आपसे तट के ऊपर उठने अथवा भूमि के नीचे धंसने से बनी जो स्थलाकृति होगी वो संरचनात्मक मैदान के आकार का होगा। तो ये संरचनात्मक मैदान आपको पता चला स्ट्रक्चरल फॉर्म में कैसे ऊपर उठे या तो नीचे धंसे तो मैदान का निर्माण हो जाए, तो उस मैदान को हम लोग क्या कहेंगे, संरचनात्मक मैदान आपका। यहीं पर आगे अगर हम लिख दें तो दिखाई देगा ना, हाँ ठीक है। और अगर हम दूसरे मैदान की बात करें तो यहाँ पर और कौन सा हमारा मैदान हो सकता है, तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं अपर्दन द्वारा मैदानों का निर्माण हो जाता है। अपर्दन द्वारा कैसे इन मैदानों का निर्माण हो जाता है मैं आपको बता दूं। तो आपने देखा होगा कभी कभी, मान लिया ये ऊंचा सा पर्वत है, पहाड़ है, बारिश हो रही है धीरे धीरे, क्या हो रहा है, यहाँ से पर्वत टूट करके इन मैदानों में क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। जब ये यहाँ पर जमा हो जाएगा लंबे क्षेत्र में, ये टूट करके धीरे धीरे यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, ये धीरे धीरे मैदान का निर्माण हो जाएगा दूर तक। तो ये जो मैदान बन रहे हैं आपके, ये मैदान बन रहा है, इस मैदान को हम कहते हैं अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान। क्योंकि जो पर्वत होते हैं ऊंचे ऊंचे, कहीं ना कहीं देखिए जो अरावली है, विंध्य पर्वत जो बहुत ऊंचे हुआ करते थे, टूट टूट करके क्या हो गए, मैदानों के रूप में धारण कर लिए। तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके कौन से मैदान, अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान। तो हम दूसरे वाले जो मैदान होते हैं इनको हम क्या कहेंगे, अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान, द्वारा निर्मित मैदान। तो ये अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान वो कैसे होते हैं आपको पता है, ये अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान ठीक ऐसे होते हैं क्योंकि ये मैंने आपको बताया किसी भी पर्वत द्वारा, किसी भी पर्वत श्रेणी द्वारा उनके टूटने फूटने से क्या होते हैं, मैदानों का निर्माण हो जाते हैं। क्या होता है, पर्वतों, कोई पर्वत है बड़ा सा, पर्वतों और या तो फिर पठारों, पर्वतों और पठारों के काफी लंबे समय के अपर्दन के बाद में, बहुत दिनों तक जब इनमें लगातार अपर्दन होता रहता है, टूटते फूटते रहते हैं, तो जो निचला भाग आ जाता है ना, उनमें खिसक करके ईंट के कक्कड़ पत्थर मिट्टी जो होती है खिसक करके मैदान का निर्माण कर देती है। तो उन्हीं के द्वारा जो निर्मित मैदान होता है उसको अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान कहते हैं। तो क्या हो गया, पठारों की काफी लंबे समय, लंबे समय काफी लंबे समय तक अपर्दन से बने मैदान क्या हो जाएंगे, अपर्दन से बने मैदान क्या कहलाएंगे आपके, अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान, अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान कहलाएंगे। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान कैसे होते हैं ये भी आपको कहीं ना कहीं पता चल गया। तो अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान कैसे होते हैं, पर्वतों और पठारों के काफी लंबे समय तक उनके अपर्दन के द्वारा उनके टूटने फूटने से, उनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने से, गर्मी सर्दी पड़ने से, उनके आपस में टूटने फूटने और बरसात होने के चलते होता क्या है, इनमें टूट फूट होती है। और टूट फूट होने के बाद में आपका क्या बनता है, कहीं न कहीं आपके अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान बनते हैं। मैंने स्ट्रक्चरल प्लेन्स आपको बताया, स्ट्रक्चरल प्लेन्स कैसे होते हैं, महाद्वीपीय तटों के आसपास उनके जो स्थल आकृतियां होती हैं उनके ऊपर नीचे होने से संरचनात्मक मैदानों का निर्माण होता है।
अपरदन द्वारा निर्मित मैदान कैसे बनता है, मैंने बताया आपको, पहाड़ों और मतलब पर्वतों और पठारों के द्वारा उनके अपरदन होने से, उनका क्षरण होने से, अपक्षय और अपरदन होने से, मतलब उनका अपरदन होने से जो अपर्दित मैदान होते हैं वो बनते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि अगला हमारा जो मैदान है वो कौन सा मैदान है, उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। इनको हम कहते हैं निक्षेपणात्मक मैदान। निक्षेपणात्मक मैदान कैसे होते हैं? निक्षेपणात्मक, इसमें शब्द एक लिखा है निक्षेपण, समझ रहे हैं आप लोग, निक्षेपण, और इसी में निक्षेपणात्मक मैदान इनका नाम दे दिया गया है। समझ गए आप लोग कैसे होंगे? डिपोजिशनल, कैसे? डिपोजिशनल प्लेन, ये कैसे होते हैं? डिपोजिशनल प्लान, डिपोजिशनल प्लान्स का मतलब होता है डिपोजन के द्वारा जो आए हुए, मतलब कंकड़, पत्थरों और बालू के द्वारा निर्मित होते हैं। मैंने आपको पहले बार में बताया था कि जो मैदान होते हैं कंकड़, पत्थर और बालू के द्वारा, नदियों द्वारा लाए गए उनके गाद के द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये क्या है, कहीं न कहीं जो आपका मैदान है, निक्षेपणात्मक मैदान जो होते हैं आपके, ये नदियों के द्वारा क्या लाए गए, ये जो अपरदन के कारक होते हैं आपके, कहीं न कहीं हिमानी को आपने सुना होगा, पवन को आपने सुना होगा, जल के द्वारा आपने सुना होगा, इन सभी के द्वारा जो आपके प्रवाहित होते हुए जो आते हैं आपके निक्षेपण, उन्हीं निक्षेपणों के, मान लिया कोई पर्वत या पहाड़ है ऊंचा सा, और यहाँ से धीरे धीरे ये जो अवशेष हैं इसके जा रहे हैं, टूट टूट करके ये भी जा रहा है, और ये नदियों के द्वारा बहाकर ले जाया जा रहा है, और ये नदियों के द्वारा बहाकर साइड साइड में किया जा रहा है। ये नदी आपकी जा रही है, और ऐसे ये नदी प्रवाहित करते हुए अपने आसपास के क्षेत्रों में क्या होती है, इनको जमा कर देती है। यही है यूपी का क्षेत्र, और इन क्षेत्रों में जो है जमा होता है, जो मैदान बनता है, इन क्षेत्रों को नदियों गंगा और यमुना के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा जो मैदान निर्मित हुआ है, उसको हम कहते हैं निक्षेपणात्मक मैदान। निक्षेपण मतलब होता है जो यहाँ पर गाद होता है, इसमें क्या क्या होता है, गाद में कंकड़ हो सकते हैं आपके, कंकड़ हो सकते हैं, बालू होगी, और बालू के साथ में आपके कुछ पत्थर भी हो सकते हैं यहाँ पर, तो वो भी साथ में इसके आ जाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए ये जो चित्र मैं बनाता हूँ आप लोग बना सकते हैं अपनी कॉपी में भी, क्योंकि ये नदियों का कारण है, ये आपकी हो गई नदी, और इस नदी के द्वारा जो आपको प्रवाहित करके लाया गया है गाद को, किसको, गाद को नदी द्वारा प्रवाहित करके लाया गया है, तो इस गाद से जो मैदान का निर्माण हो रहा है, इसी को हम कहते हैं निक्षेपणात्मक मैदान। कहीं न कहीं ये जो निक्षेपणात्मक मैदान है, ये नदियों के द्वारा ही अधिकतर निर्मित होता है, और नदियों के द्वारा निर्मित लाया गया गाद, सिल्ट जो भी होता है, उसके द्वारा निर्मित मैदान होते हैं। मैंने आपको बताया कि अपरदन के कुछ कारक होते हैं। क्या होते हैं? अपरदन के कुछ कारक होते हैं। अपरदन के कुछ कारक होते हैं। अपरदन के कारकों, अपरदन के कारकों, अपरदन के कारकों, कौन कौन अपरदन के कारक हैं? आपकी नदी हो सकती है, समझ रहे हैं ना, नदी तो आप जानते हैं, हिमानी हो सकती है, या आपकी पवने हो सकती हैं। पवने मतलब जो वायु चलती है, इनके द्वारा जो होता है आपका नदी, पवने, हिमानी, पवने आदि के द्वारा, क्या, आदि के द्वारा
क्या किया जाता है, कहीं न कहीं इन तीनों चीजों के द्वारा, नदी हो या पवन हो या हिमालय, इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा प्रवाहित होकर, प्रवाहित करके या होकर लाए गए गाद से निर्मित, लाए गए गाद, इस गाद शब्द को आप उसी चीज से लगाइएगा, गाद से निर्मित कुछ मैदान यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। निर्मित मैदानों को हम क्या नाम देते हैं, इन मैदानों को हम कहते हैं निक्षेपणात्मक मैदान, निक्षेपणात्मक मैदान कहते हैं। इनमें सभी आ जाते हैं, चाहे आपका एग्जाम्पल में ले लीजिए गंगा, आप ले लीजिए उसको सिंधु, ये इन सभी के मैदान, नदियों के मैदान इसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि इन मैदानों का निर्माण जो समझना बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं है और ना तो बहुत ज्यादा कठिन है। ये क्या होते हैं आपके, ये जो नदियां होती हैं, नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं। एक मैदान है लोएस मैदान, इसका नाम क्या है, लोएस मैदान। तो इस मैदान का जो निर्माण हो रहा है, इस मैदान का निर्माण होता है पवन द्वारा। तो ये पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या है, अगर एग्जाम्पल में कभी भी पीसीएस या आईएएस या यूपीएससी किसी में भी पूछा जाए तो ये क्या हो गया, लोएस मैदान जो है आपका पवन द्वारा निर्मित एक मैदान है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे आप लोगों के साथ में निक्षेपणात्मक मैदान। निक्षेपणात्मक मैदान, डिपोजिशनल मैदान जो प्लान्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कैसे बनते हैं, इनको मैंने बताया आपको। नदी कारक कुछ होते हैं, जैसे कुछ कारक होते हैं अपर्दन वाले कारक, उनमें से नदी आपकी हो सकती है, हिमालय हो सकती है, पवन जिसको वायु द्वारा निर्मित होते हैं वो हो सकते हैं। इनके द्वारा निर्मित कुछ मैदान होते हैं, इनके द्वारा निक्षेपण लाया जाता है, गाद लाया जाता है, उसके द्वारा जो निर्मित मैदान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, निक्षेपणात्मक मैदान आपके कहीं न कहीं कहलाते हैं। अब एक आपने सुना होगा संप्राय मैदान करके, क्या होता है, आपने कहीं सुना होगा संप्राय मैदान क्या होता है, आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा संप्राय, आपने ऐसे भी संप्राय लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। तो ये क्या है, संप्राय मैदान। तो इसको हम क्या कहते हैं, पेनी प्लेन नाम देते हैं। क्या, पेनी पेनी प्लेन मैदान। तो इनको क्या कहते हैं, संप्राय। तो संप्राय मैदान क्या होता है, जब नदी पर्वतों से बहा करके मैदानों का निर्माण, गाद को ला करके मैदानों में छोड़ती है, तो उससे एक समतल मैदान का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, संप्राय मैदान। मतलब वो जो संप्राय मैदान होता है एकदम समतल भूमि के रूप में होता है, संप्राय, इसीलिए इसको कहा गया है संप्राय मैदान, एकदम प्लेन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जब नदी पर्वतों से क्या लेकर के आएगी, पर्वतों से कहीं ना कहीं गाद ही तो इकट्ठा करके लेकर के आएगी ना, पर्वतों के अपर्दन से गाद लेकर कहां पर लाएगी, गाद लेकर मैदानों में आ जाएगी ना। तो जब विसर्पण कर रही होती है तो कहीं ना कहीं जमा करती है, गाद लेकर मैदानों में, गाद लेकर समतल मैदानों में
या ऐसा लिख लीजिए समतल मैदानों का निर्माण करती है। क्या समतल मैदानों का निर्माण कर रही है? मैदानों का निर्माण, सॉरी निर्माण, निर्माण करती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? समप्राय मैदान कह देते हैं। समप्राय मैदान कहते हैं या पेनी प्लेन कह देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल गया समप्राय मैदान किसे कहते हैं। तो समप्राय मैदान होता क्या है? इन क्षेत्रों में कुछ कठोर शैलें पाई जाती हैं, कुछ कठोर पथरीली शैलें पाई जाती हैं, जिनका जो निर्माण होता है बिल्कुल प्लेन क्षेत्रों में हो जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो कठोर शैलें होती हैं, इन मैदानों में लिख लीजिए आप लोग निर्मित कठोर मैदानों, कठोर शैलों को, निर्मित कठोर शैलों को शैलों को हम लोग क्या कहते हैं? इनको मोनोडनॉक कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोनेडनॉक, मोनेडनॉक कहा जाता है। क्या कहेंगे? मोनेडनॉक कहेंगे। ठीक है, तो इनको आप लोगों को देख लेना है। जैसे कि माना कि संप्राय मैदान है और संप्राय मैदान में धीरे धीरे कहीं न कहीं इसको मिटा दें, कोई दिक्कत तो है नहीं। आप संप्राय मैदान थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज को, क्योंकि अभी क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं, तो थोड़ा सा समझ सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। जब नदी कोई गाद लेकर के आएगी किसी पर्वत से, तो वहां पर कैसे निर्माण होगा? जब हम देखते हैं, मान लिया ये हिमालय है और हिमालय से निकलती है गंगा और मैदानी भागों में बहती है। तो गंगा यहाँ से निकलने के बाद में इन क्षेत्रों में जब बहती है, तो कहीं पर कठोर चट्टान का निर्माण हो जाए तो आपका ये क्या कहलाएगी? मोनेडनॉक। ठीक है, जहां बिल्कुल समतल मैदान सा बन जाए, बिल्कुल बराबर, ना तो ज्यादा ऊंचा ना तो ज्यादा नीचा, जब मैदान बन जाएगा तो इसको हम नाम दे देंगे समप्राय मैदान। तो ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाते हैं, बिल्कुल समतल होते हैं। यहाँ पर ऊंची नीची भूमि आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। तो ये होते हैं समप्राय मैदान। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। मैदान कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, इतनी मैं आशा उम्मीद कर सकता हूँ। और आप सभी को क्लास कैसी लगी? आज की क्लास तो यहीं तक हम रखेंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे मरुस्थल और उसका निर्माण। तो आज की क्लास को यहीं तक रखें। आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, यही मेरी आपसे आखिरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग पहुँचाएंगे जिसको ज़रूरत है। धीरे धीरे सही, लेकिन एक दिन हम अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे। और आपसे फिर से मैं वादा करता हूँ कि इतनी अच्छे से, इतनी विस्तार से चित्र बना करके, समझा करके ज्योग्राफी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आपका थोड़ा बहुत तो दायित्व बनता है ना यार। थोड़ा सा इसमें कर दीजिए, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दीजिए। पहुंच आएंगे, पढ़ना होगा तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ना होगा तो जहाँ बेचारे पढ़ रहे हैं वहाँ अपना फीस दे करके पढ़ें। हम तो अपना फ्री में चला रहे हैं, जब तक चलाएंगे जब तक आप लोगों तक बेहतरीन तरीके से पहुंच नहीं जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि इसी चैनल के थ्रू हम ऑलवेज आप लोगों के साथ में जुड़े रहें और फ्री में पढ़ाएं हमेशा। ठीक है, तो इस क्लास को देखिएगा, आप लोग शेयर करिएगा, पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। मैं ज़बरदस्ती नहीं करता,
बाकी आप सभी की अपना प्यार जो दे रहे हैं वो मुझे स्वीकार है, और उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद।